समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और आज का हमारा विषय है ओटीपी से जुड़े स्कैम को समझने और धोखेबाजों से अपने फोन को कैसे बचाएं। इस विषय पर बातचीत करने और आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप गिरधर और डॉक्टर अमित दुबे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, धन्यवाद। नमस्कार। तो श्रोताओं, अब हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आपकी कॉल्स का हमें इंतजार है। हमारा नंबर नोट कीजिए 011 यानी दिल्ली का कोड। हमारा नंबर है 23310481। दूसरा नंबर है 23717117। तीसरा नंबर 23717106 और चौथा नंबर है 23314444। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर भी #AskAIR के जरिए अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है। डॉक्टर अमित, सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में आपके साथ में करना चाहूंगा, ओटीपी से जुड़े स्कैम किस तरह के होते हैं, किस तरह से लोगों को ये नुकसान पहुंचाते हैं और ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है? देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि जब हम कैंपेन चलाते हैं कि ओटीपी मत दीजिए, ये कैंपेन हमारी वर्क इसलिए नहीं करती क्योंकि कोई ओटीपी देता नहीं है, हमेशा ओटीपी लिया जाता है। तो मैं आज आपको वो तरीके बताऊंगा कि कैसे कोई आपका ओटीपी ले सकता है बिना आपके किसी क्रिटिकल इन्वॉल्वमेंट के जी। और ये बहुत रिस्क इसलिए हो जाता है क्योंकि जितने भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उसमें ओटीपी के बिना वो हो ही नहीं सकते। राइट। और जितने हमारे दूसरे ऑथेंटिकेशंस हैं, चाहे वो व्हाट्सएप का हो, चाहे वो ईमेल का हो, उसमें ओटीपी बड़ा रोल प्ले करता है। तो चाहे वो हैकिंग हो रही हो, चाहे वो पैसा निकल रहा हो, एक ओटीपी का की रोल हमेशा रहता है। और यदि ऐसे 12 तरीके ऑलरेडी मार्केट में है जो आपको नहीं पता है तो आज नहीं तो कल आप फंस ही जाएंगे। सबसे पहला जो तरीका है वो कहलाते हैं हम कॉल मर्जिंग टेक्निक, जिसमें क्या होता है कि आप निखिल जी हैं, आपको एक कॉल आता है कि अमित जी ने आपका नंबर दिया सर और आपको हम एक प्रोग्राम में बुलाना चाहते हैं, दिल्ली में है, भारत मंडपम में है, थोड़ी कहानी कही जाएगी, आपके सामने एक भरोसे का नाम लिया जा रहा है, आप उस पर बातचीत शुरू कर देंगे। 20 सेकंड के बाद वो बोलेगा निखिल जी अमित इज ऑल्सो कॉलिंग, अमित भी आपको कॉल कर रहे हैं, आप एक काम कीजिए कॉल मर्ज कर दीजिए ताकि हम तीनों आपस में बात कर सकें। अब आप ऑलरेडी कॉल पर हैं और आपको एक और कॉल आ रहा है और आप देख रहे हैं कि वो अमित का नंबर नहीं है, तो आप कहेंगे अरे यार अमित का नंबर तो नहीं है, अरे उनका VIP नंबर है, आप मर्ज कीजिए ना, अभी बस मर्ज करके कॉल करते हैं क्योंकि अगले हफ्ते इवेंट है सर, इतना टाइम नहीं है। थोड़ा सा अर्जेंसी दिखाया, आपने कॉल मर्ज कर दिया और मर्ज करते ही आपके अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे, या आपका व्हाट्सएप हैक हो जाएगा, या आपका जीमेल हैक हो जाएगा। आपने कोई ओटीपी दिया? नहीं। आपने कोई QR कोड स्कैन किया? नहीं। आपने कोई लिंक क्लिक किया? नहीं। आपने कोई ऐप इंस्टॉल की? नहीं। तो फिर पैसे कैसे निकले? क्योंकि आजकल सारे ओटीपी कॉल पे भी आते हैं जी। आपको जो वो दूसरा कॉल आया वो आपके ओटीपी का कॉल था। एक मिनट, अब हमारे साथ में पहला कॉलर जुड़ चुका है, अविनाश जी हैं त्रिपुरा से, इनसे बात कर लें फिर अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। दुबे जी, अविनाश जी आप अपना प्रश्न पूछिए। जी सर, नमस्ते। जी नमस्ते, प्रश्न पूछिए। जी, मेरा सवाल है सर कि आपके मान लीजिए किसी ने आपको ओटीपी भेजा और आपने उसके बातों में आकर ओटीपी उसको दे दिया, उसके बाद तुरंत ही हम कुछ कर सकते हैं ओटीपी देने के बाद? जी अनूप जी। जी हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। यदि आपका ओटीपी आप लोगों ने शेयर कर दिया किसी भी वजह से, तो इसके लिए हम प्रॉपर इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। और अगर वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है तो आपके पास करीबन 1 घंटा है, 1 घंटा जो कि प्रॉपर एज पर SOPs हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। 1 घंटे के अंदर यदि आप उसी OTP की डिटेल्स अपने बैंक को अपडेट कीजिए कि ये एक फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन है और ये गलती से हुआ है, या किसी भी गलत नंबर पे, गलती से किसी और गलत नंबर पे अगर आपका पेमेंट चला गया है, तो भी आप इस चीज का रिपोर्ट कीजिए। रिपोर्ट करने के लिए बहुत सारे पोर्टल्स हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहला, जब भी फाइनेंशियल फ्रॉड हो
तो सबसे पहले, और ये पूरे इंडिया में कैंपेन चलाया गया इसीलिए ताकि सबको जागरूकता मिल सके, हमारा एक पोर्टल है, दैट इज नंबर है एक 1930। तो सभी जानते हैं ये साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के लिए है, जहां पे आपके फाइनेंशियल फ्रॉड स्पेशली जब हो तो आपको 1930 पर रिपोर्ट करना है। अगर एक चीज और, सिर्फ रिपोर्ट ही नहीं करना है, इसके साथ साथ सबसे पहले आपको अपना जो ट्रांजैक्शन हुई है, ट्रांजैक्शन का आईडी, उसके सारे एविडेंसेस, किस समय हुई है, कहाँ, किस आईडी पे गया है, वो रिपोर्ट, वो आपको डेटा कलेक्ट करके रखना है, प्रिजर्व करना है, आपको एविडेंसेस प्रिजर्व करने हैं ताकि आप उसको रिपोर्ट कर सकें। एक और हमारा पोर्टल भी है cybercrime.gov.in, तो आप वहां जाके इसको रिपोर्ट कर सकते हैं और वहां पर आपको अपना रजिस्टर करना होगा और ये सारे एविडेंसेस आपको अपलोड करने होंगे। इसके साथ साथ क्योंकि आपका बैंक से पेमेंट कटा है, देखिए ओटीपी का मतलब है आपका अगर बैंक से ट्रांजैक्शन हुआ है तो हाथ के हाथ आपको अपने बैंक पे रिपोर्ट करना है, नोडल ऑफिसेज हैं वहां पे रिपोर्ट करना है ताकि बैंक उस ट्रांजैक्शन को पीछे से ब्लॉक कर सके और आगे जो है उसको कंट्रोल में लिया जा सके। क्योंकि यूपीआई एक ऐसी चीज है, जैसे हम पेमेंट्स करते हैं, ओटीपी आता है, तो ये एक ऐसा ट्रांजैक्शन पार्ट है जो कि एक बड़ा अर्जेंटली आपको रिपोर्ट करना जरूरी है, नहीं तो पैसा ट्रांसफर हो सकता है। इस बीच शिमला से हमारे साथ में हमारे रेगुलर लिसनर है राकेश, वो जुड़ चुके हैं। राकेश जी स्वागत है, सवाल पूछिए। जी नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा एक सवाल ये है कि कई बार लोग क्या करते हैं, कई बार अचानक जो है स्कैनर आ जाता है हमारे सामने, कई बार वो जो अपने आप जो है स्कैन हो जाता है पैसा, और कई बार हमको पता चलता कि पैसा एकदम से गायब हो गया, तो इससे कैसे बचिए? जी डॉक्टर अमित। देखिए राकेश जी, सबसे पहले तो अपने आप पैसा कभी नहीं कटता है, हमेशा आप कोई ना कोई गलती करते हैं। यदि आपको कोई क्यूआर कोड भेज देता है व्हाट्सएप पे, तब भी आपको उसको स्कैन करना पड़ेगा, सिर्फ क्यूआर कोड आने से पैसा नहीं निकलेगा। तो आपने ध्यान ये रखना है कि कोई भी व्हाट्सएप के अंदर एक सेटिंग कर लीजिए कि कोई भी इमेज या वीडियो बिना आपके डाउनलोड किए ऑटो डाउनलोड ना हो जाए। उसमें एक ऑप्शन आता है, व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाएं, वहां पर ऑटो डाउनलोड को डिसेबल कर देंगे तो कोई इमेज भी आएगी ना तो वो डाउनलोड नहीं होगी। जब आपको लगता है कि यार ये किसी मेरे दोस्त ने भेजी है, आपको भरोसा है उस पर, तब उसको डाउनलोड करें, वरना ना करें तो ऑटोमेटिक कोई क्यूआर कोड आएगा नहीं और ऐसे कभी गलती से भी कोई स्कैन होकर पैसे निकलेंगे नहीं। और हमारे पास एक व्हाट्सएप से मैसेज आया है, योगेश ठाकुर है मंडी हिमाचल प्रदेश से। ये इन्होंने हमें मैसेज लिखा है कि क्या कोई हमारी बिना जानकारी के ओटीपी ले सकता है? तो डॉक्टर अनूप क्या बताना चाहेंगे हमारे श्रोता को? देखिए, आपकी जानकारी के बिना कोई भी ओटीपी, अब दो चीजें हैं, यदि आपका फोन पहले से ही कॉम्प्रोमाइज्ड है, अगर उसे रिमोटली एक्सेस किया जा रहा है तो हाँ, आपका ओटीपी लिया जा सकता है, क्योंकि आपको ये देखना है कि आपने अपने एसएमएस की परमिशंस कौन सी ऐप्स को दे रखी हैं, और अगर कोई बैकडोर ऐप है जो कि आपका एसएमएस रीड कर सकता है तो वो आपका ओटीपी ले सकता है। लेकिन अगर आप कहें कि अचानक से हो गया, तो जैसे अभी दुबे जी ने भी बताया कि आपका अपने आप कुछ भी नहीं होता है, कुछ टेक्निकली आपने कुछ गलत लिंक्स पे क्लिक किया होगा, कोई एनोनिमस लिंक आया होगा, कोई एपीके फाइल, जैसे एंड्रॉयड में या आईफोन में आईपीए एक्सटेंशंस की ऐसी फाइल्स होती हैं, अगर आपने उस पर क्लिक किया तो वो एक बैकडोर एप्लीकेशन डली। जब आपके मोबाइल में वो एप्लीकेशन डल जाएगी तो रिमोटली ये चीजें एक्सेस की जा सकती हैं। तो इस तरह के जो स्कैम किए जा रहे हैं ओटीपी से रिलेटेड, सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि बैंक या कोई भी संस्थान, अगर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की बात करते तो अपने आप इस तरह से कोई मैसेज नहीं भेजते। जी, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि आप पहले तो थर्ड पार्टी ऐप्स को यूज़ करना बंद करें, जैसे ट्रू कॉलर, क्योंकि वो क्या है, हमें बड़ा बोल्ड से वो नंबर दिखाता है और हम फटाफट एक ट्रैप में होते हैं। तो बड़ा सिंपल सा बात है कि आपको ये समझना है, जब आप खुद पेमेंट कर रहे हैं, खुद एक प्रोसेस कर रहे हैं, बैंकिंग सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं और ओटीपी आ रहा है तो आप उसका यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपको अचानक से कहीं कोई ओटीपी आ रहा है या कुछ भी ऐसा डेटा आ रहा है, तो आपको ये देखना है कि वो ओटीपी आया कहाँ से है। इसके लिए आपको एसएमएस का हेडर पढ़ना जरूरी है। तो आपका जो एसएमएस का ऐप है, उसका एक मैसेजेस वाला ऐप है, उसका हेडर पढ़िए। तो पहले दो लेटर, पहला लेटर है सर्विस प्रोवाइडर का, जैसे वोडाफोन, एयरटेल, बीएसएनएल, पहला लेटर होता है वो पर्टिकुलर
उस लोकेशन से, आपका जो सर्विस प्रोवाइडर से रिलेटेड। दूसरा लेटर होता है आपकी स्टेट सिटी से रिलेटेड। जैसे अगर हम दिल्ली से बात कर रहे हैं और अगर मैं एग्जांपल लूँ यहाँ एयरटेल दिल्ली से अगर कोई आपका मैसेज आया तो हम एक सर्विस प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं, तो आपका शुरू में लिखा होगा AD, फिर हाइफन होगा, फिर 6 लेटर्स होंगे जो कि सर्विस प्रोवाइडर ने कोई भी नाम नंबर जैसा भी उसने प्रेजेंट करना है वो लिखा होगा। इसके बावजूद गवर्नमेंट ने, स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम, ट्राई बॉडीज ने इसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि फिशिंग SMS आ रहे हैं, OTPs आ रहे हैं, लोग फ्रॉड्स में फंस रहे हैं, तो आपको ये चीज देखनी है। उसके बाद सफिक्स में लास्ट में एक लेटर रहेगा। जनरली वो 4 लेटर्स हैं जो आपको समझना है। यदि उसमें P लिखा है तो वो प्रमोशनल मैसेज आया है, अगर उसमें S लिखा है तो वो एक सर्विस प्रोवाइडर से मैसेज आया। यदि वहां पे T लिखा है तो हमारा OTP के केस में क्या होगा, हर OTP की ट्रांजैक्शन में लास्ट में T लिखा होना जरूरी है, यानी वो ऑफिशियली ट्रांजैक्शनल पर्पस के लिए ही आया है। और एक और लेटर है सफिक्स में आपको मिलेगा G, यानी वो गवर्नमेंट पोर्टल से आया। ओके, इन पर ध्यान देना, इन पे ध्यान देना है। इस बीच दिल्ली से हमारे अगले श्रोता NP सिंह जुड़ चुके हैं। NP सिंह जी, आपका प्रश्न पूछिए हमारे विशेषज्ञ से। सर, सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार सर, मेरा साथ फ्रॉड हो गया। मेरे पास ऐप में UPI वाले में 1 लाख रुपए था, सारा का सारा OTP लेके मेरे से सारे पैसे निकाल लिए, मेरे को पता लग गया। तो मैंने साइबर सेल में मैं पर्सनली गया, वहां पर बताया, तो उन्होंने सब कुछ नोट किया। कोई 10 दिन कोई फीडबैक नहीं आई। फिर मैंने जो कंपनी थी उसको फोन करा तो उन्होंने मेरी हेल्प करी। उन्होंने उसने सामान मेरा OTP लेके एक मोबाइल फोन लिया, कुछ एक्सपेंसिव कपड़े लिए। जो कपड़े लिए उसकी ट्रांजैक्शन रोक दी, मोबाइल फोन की अभी उसको डिलीवर नहीं हुआ था। जी, लेकिन आप सवाल क्या पूछना चाहते हैं NP सिंह जी? मैं पूछना ये चाहता हूँ सर कि जो हमने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करी, तो दे वर नॉट, बिल्कुल they were knowing nothing and he was of the sub inspector rank. He said I don't know, he was above 50 and he was not aware of the cyber laws. जी, डॉक्टर अमित आपकी जरूर इसमें देखिए, करेंगे। मैं आपकी बात को आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा होता है कई बार थाने में भी जो ऑफिसर्स हैं उनको लेटेस्ट मोडस ऑपरेंडीज नहीं पता होती हैं और क्या आगे कदम बढ़ाने उनके बारे में कम जानकारी होती है। हो सकता है आपके संग ऐसा कुछ हुआ हो, लेकिन आगे से ऐसा कुछ ना हो। और हमारे श्रोताओं के लिए मैं बता दूं, सबसे पहले तो कोई भी फ्रॉड होता है 1930 पर, जैसा उन्होंने बताया अनूप जी ने, आपको कॉल करके तुरंत ट्रांजेक्शन की डिटेल्स देनी है। जिस अकाउंट में भी पैसा गया होगा, जो भी हुआ होगा परचेज, वो वहां ब्लॉक हो जाएगा। यदि क्रेडिट कार्ड से हुआ है तो और भी आसान है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के लिए आपके पास एक सिग्निफिकेंट टाइम होता है कंफर्मेशन के लिए और आप डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। तो आप अपनी बैंक को भी एक ईमेल करके इन्फॉर्म करें और आप 1930 पर भी कॉल कर दें। बैंक को भी बता दें कि इस ट्रांजेक्शन को रोका जाए, मैं इस पर डिस्प्यूट रेज करता हूं, ये मेरी परमिशन के बिना हुआ है। और ये RBI की क्लियर गाइडलाइन है कि यदि आप 3 दिन के अंदर अपने बैंक को इन्फॉर्म कर देते हैं ऑन ईमेल और रिटन लेटर के थ्रू, तो बैंक इज लायबल टू पे यू 100% मनी। तो ये आप यदि एक्शन ले लेंगे, सिंपल से एक्शंस हैं। और तीसरा जो बताया www.cybercrime.gov.in, क्योंकि 1930 पर हर चीज़ें आप नहीं बता पाते फ़ोन पर, तो जो आपके डिटेल हैं, ट्रांजेक्शन IDs हैं, वो रिटन में आप cybercrime.gov.in को सबमिट कर दें और आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, वो आप 1930 पर शेयर कर दें। उस पर एक IO असाइन हो जाएगा और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। दिल्ली से हमारे नियमित श्रोता है धर्मवीर जी, स्वागत है, सवाल पूछिए। निखिल जी नमस्कार, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। सर नमस्कार जी। जैसे कि देखा जाता है कि साइबर क्राइम तो कहीं भी बैठा कोई भी कर सकता है, देश या विदेश से। क्या अभी एक चीज हमने नोट किया है कि जैसे अगर हमारा कोई पेमेंट फंड अपने बैंक से अदर बैंक पे जाता है तो उसको जाने में भी टाइम लगता है। तो बीच में एक ऐसा ही छन्नी है जो आप टेक्निकल भाषा में समझ गए होंगे मेरी बात को, कि PNB से गया तो अदर बैंक में गया तो बीच में एक छन्नी ऐसी होती है जो वो उसको रोक के रखती है, पहले उसको कवरिंग देखती है कि हाँ ये ठीक फंड जा रहा है। तो इसको इसी जगह में 2 छन्नी और होनी चाहिए जिसको वो ठीक से पेमेंट को रोक दी जाए। फ्रॉड हो भी जाए तो उसमें टाइम ज्यादा लगे और हमें कोई बात नहीं, हमारे को 6 घंटे पेमेंट आने में लग जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो और एक चीज साथ में ये होती है कि अगर हम कोई भी अगर कस्टमर केयर का नंबर डायल करते हैं तो पहले वहाँ 10
तरह के ऑप्शन आते हैं, तब जाके हमें कस्टमर केयर में हेल्प की जरूरत पड़ती है। वहां जाके बटन दबाओ, ये दबाओ, इससे क्या है कि अगर फ्रॉड हो गया। बिल्कुल, मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ। डॉक्टर अमित आपको जरूर कुछ ना कुछ गाइड करेंगे इस बारे में। देखिए सर, इस तरह के प्रोसेसेस जब हम ऐड कर देते हैं ना, तो बिजनेसेस इम्पैक्ट करने शुरू हो जाते हैं। यदि हम बहुत ज़्यादा डिले करेंगे पेमेंट का, और कल के दिन आपने आज एक दुकान पर जाकर कुछ खा लिया और बाद में वो छन्नी की वजह से पैसा उसको नहीं मिला, और उसके बाद दिन भर के उसके 100 कंप्लेंट आ गए, तो बेचारे का बिजनेस चौपट हो जाएगा। तो इस चक्कर में क्या होता है कि जब आपने पैसा दे दिया और सर्विस मिल गई है, तो वो चीज़ उसी समय एग्जीक्यूट होनी चाहिए। उसके लिए हम आधे घंटे 1 घंटे की विंडो डाल के बिजनेस को हैम्पर कर देंगे। तो हर जगह नहीं होता। नॉर्मली आपने देखा होगा कि साइबर क्रिमिनल जो है वो करंट अकाउंट यूज़ करते हैं। करंट अकाउंट में फैसिलिटी होती है क्योंकि वो मर्चेंट है, कुछ बेच रहा है, वो बिजनेसेस है, तो इस वजह से ये चीज़ें इसमें डिले नहीं ऐड कर पाते हैं हम लोग। हाँ, लेकिन यदि बहुत बड़ा अमाउंट है, जैसे कि 50,000 1 लाख तक तो ठीक है, पर बड़ा अमाउंट है तो डेफिनेटली उसमें वेरिफिकेशन होता है, कॉल आता है, बैंक आपसे पूछता है और उसके बाद ही पैसा दिया जाता है। आप यदि एक अमाउंट से ज़्यादा का चेक भी डाल दें 1 लाख से ऊपर का, तब भी कॉल आता है। तो वहां पर वो छन्नियां हैं, लेकिन नॉर्मली छोटे छोटे पेमेंट के लिए हम लोग ये नहीं कर पाते। जी, रीवा से पंडित राम जी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। राम जी, सवाल पूछिए। जी, मैं रीवा से पंडित राम जी गर्ग हूँ। सर जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसे धोखाधड़ी से बचने के लिए किन किन बातों का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, जरूर बताएं। और बहुत अच्छा ये कार्यक्रम है सर जी, ऐसे कार्यक्रमों को श्रोताओं को जागरूक किया करें ऐसे कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये कार्यक्रम को पसंद किया। डॉक्टर अनूप आपकी मदद करेंगे। जी, आपका सवाल बहुत जायज़ है कि देखिए, सबसे पहले हमें अगर उसके कुछ प्रिकॉशनरी स्टेप्स पता हो, बेसिक चीज़ें पता हो, तो हम कभी भी फ्रॉड के एक विक्टिम नहीं बनेंगे। और अगर बन गए तो कैसे रिपोर्ट करना है, आई थिंक हम रिपोर्ट कैसे करना है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स कैसे करना है, वो हम बात कर चुके हैं। लेकिन बचने से रिलेटेड जैसे आपका सवाल है, तो इससे रिलेटेड समझिए, सबसे पहला आपको किसी भी थर्ड पार्टी लिंक पे, जो कि आपके मोबाइल पे, आपके सोशल मीडिया अकाउंट में आए, और अगर उसमें लिखा हो कि कहीं वो कोई APK, जैसे अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है और उसमें कोई APK लिंक आ रहा है, तो कभी भी ऐसे लिंक्स पे आपको क्लिक नहीं करना है, क्योंकि वो ही एक रास्ता है जिससे आपका मोबाइल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा और फिर आगे की सारी प्रक्रिया कहीं रिमोटली कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। तो पहला, अपना डिवाइस किसी और को दे नहीं और किसी और का डिवाइस खुद ले नहीं। तो ये बेसिक सा प्रिकॉशन सबसे पहले आपको ये लेना है। दूसरा, जब आपने अपना डेटा, आपने कह रहे हैं आपने शेयर नहीं किया, तो इसके बावजूद कुछ बेसिक, मैं कुछ नॉन टेक्निकल सपोर्ट के लिए बताना चाहूँगा। आज की डेट में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां आप OTP और UPI जैसे ट्रांजैक्शंस आप करते हैं और उसमें आपको एक बार OTP आता है और आप ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करते हैं। तो बेहतर यह है जहां आपकी सबसे ज़्यादा सेविंग्स पड़ी हैं, मैं ये कहूँगा कि उस अकाउंट को कम से कम ऑनलाइन और इंटरनेट पे यूज़ कीजिए। ये जितने थर्ड पार्टी ऐप्स हैं, स्विगी, जोमैटो, ओला, उबर और ऐसे जहाँ जहाँ आप लोग अपना जो OTP लेते हैं, तो एक अकाउंट की बजाय एक और सेविंग अकाउंट रख लें जिसमें एक मिनिमल बैलेंस आप मेंटेन करें। इससे आपको अपने बैंकिंग को भी आप ऑप्टिमाइज कर पाएंगे, इससे आपका सेविंग्स भी आपको मैनेज कर पाएंगे। आपको पता होगा आपने मंथली कितना आपका बजट है, उस हिसाब से अपना ट्रांसफर कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। और चूंकि आज के समय में तो पैसा ट्रांसफर करना बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप आराम से पैसा अपना ट्रांसफर कर सकते हैं किसी बड़े अकाउंट से छोटे अकाउंट में। इस बीच हमारे साथ थाने से गुरुनाथ जी जुड़े हुए फोन लाइन पर। गुरुनाथ जी, आपका सवाल क्या है? हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते। और सर, मेरा क्वेश्चन है सर, ये जो UPI से हम ट्रांजेक्शन करते हैं जी, तो ऑन टाइम पासवर्ड आ जाता है जी, तो सर ये मतलब हो जाने के बाद, ट्रांजेक्शन हो जाने के बाद ये तो डिलीट होता होगा ना, तो ये जो फ्रॉड करने वाले साइबर लोगों को, साइबर फ्रॉड करने वाले को कैसे पता चलता है और उसी से जब फ्रॉड करके पैसे मतलब निकाल लेते हैं? और मेरा दूसरा सवाल है, ये जो अभी कोर्ट ने जो निर्देश दिए है कि इसकी जांच जो है, बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं जो साइबर, और हर पुलिस स्टेशन में साइबर सेल तो है, लेकिन मतलब इसके लिए ये लोग पहले सक्षम नहीं थे क्या? मतलब कोर्ट ने जो अभी आदेश दिया है कि इसकी जांच जो है वो CBI करे। थैंक यू सर। जी, डॉक्टर अमित। योगेश जी, कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो हर तरह के साइबर क्राइम के लिए नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ डिजिटल अरेस्ट के जो केसेस हैं उसके लिए संज्ञान लिया है कि डिजिटल अरेस्ट के केसेस के लिए CBI, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट के केसेस में क्रिमिनल पुलिस को इम्पर्सोनेट कर रहा है।
ईडी को इम्पर्सोनेट कर रहा है, सीबीआई के नाम से कॉल कर रहा है, और ये बहुत संगीन चीज है। यदि भारतीय जांच एजेंसियों के नाम पर लोगों को लूटा जाएगा तो ये तो देश की सुरक्षा का मामला बन जाता है। इसलिए सीबीआई का इन्वॉल्वमेंट जरूरी था, और ये केस बहुत बढ़ गए थे, इसलिए एक अलग से ऑर्डर दिया गया। लेकिन जो डे टू डे साइबर क्राइम है, जो आप बाकियों की बात, वो सीबीआई नहीं जांच करेगी, वो वही पुलिस जांच करेगी, वो स्टेट का ही अफेयर है, और लॉ एंड ऑर्डर हमेशा से हमारे यहाँ स्टेट अफेयर ही होता है। अमित जी, इसी बात से जुड़ी एक बात मेरे जहन में ये आई कि अगर किसी के सामने ऐसी कोई बात आती, कोई घटना सामने आती, तो उन्हें क्या करना चाहिए सबसे पहले? यदि साइबर क्राइम हो जाता है, नहीं होने से पहले किसी को डिजिटल अरेस्ट के लिए कहा जाता है कि आप डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं, तो उस समय क्या करना चाहिए? नहीं, कुछ देखो, यदि आप डिजिटल अरेस्ट नाम का जो शब्द है वही इलीगल है, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज होती नहीं है जी। तो करना क्या है? सीधे आपको फोन काट देना। यदि आपको कोई डिजिटल अरेस्ट या किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी के नाम पर चाहिए, आप पंगे ले ही क्यों रहे? मैं तो कहूंगा सीधे फोन काटो भाई। मतलब आपको आज डिजिटल अरेस्ट के नाम पे पुलिस का इंपर्सोनेशन है, कल ईडी का आएगा, फिर एनसीबी का आएगा, फिर वो किसी और का करेगा। ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो आपने कुछ करना नहीं। एक और मैं मोटी चीज बात बता दूं, 70% साइबर क्राइम आपके संग नहीं होगा यदि आप एक चीज, बेसिक चीज याद रखेंगे जी। 70% की मैं रेटिंग गारंटी दे रहा हूं आपको। आप एफआईआर उठा के देख लीजिए, बंदे बोलेंगे साहब मुझे फोन आया था कि रेंट ट्रांसफर करना है, ये लिंक है, क्लिक कर दीजिए, रेंट आ जाएगा जी। फोन आया था साहब कि ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, डिविडेंड आपका आ जाएगा। ये फोन आया था साहब कि पैसा आ रहा है, ये क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिए, आपका क्या कहते हैं लॉटरी का पैसा आ जाएगा। पैसा आ रहा था। हमारे जो फाइनेंशियल सिस्टम का थंब रूल है वो ये है कि यदि आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है तो आपने कुछ नहीं करना है जी। आपने कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल आपने कुछ करना ही नहीं है। यदि आप इतनी सी याद रख गए, 70% साइबर क्राइम नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं आपके सुनने वाले, क्योंकि मैं जितनी एफआईआर उठाता हूं 70% टाइम पैसा आ रहा था और आप कुछ किए जा रहे थे। इस बीच छत्तीसगढ़ से योगेश हमारे साथ फोन लाइन पर है। योगेश जी, आपका सवाल क्या है, पूछिए। जी सर, ये पूछना चाह रहे हैं, जो लिंक वगैरह आते हैं, ये टेक्स्ट मैसेज या ईमेल वगैरह में, ये कितने खतरनाक हो सकते हैं? जी डॉक्टर अनूप। जी बिल्कुल, जो लिंक हैं ये बहुत खतरनाक हैं। क्यों? क्योंकि इनमें आपके मोबाइल पर एप्स इंस्टॉल होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एप्स क्या करती हैं, वो बैकडोर में आपके पूरे फ़ोन में जो भी सर्विसेज हैं, वो चाहे कैमरा हो, आपका माइक हो, आपका स्टोरेज हो, आपके बैंकिंग एप्स हो, उन सब की परमिशन ले लेती हैं। तो जहां उनको परमिशन मिल गई, वो रिमोटली आपका मोबाइल को कंट्रोल कर सकती हैं। आपने सुना होगा जैसे कुछ टेक्निकल सपोर्ट एप्स होती हैं, जैसे एनी डेस्क जैसी, है ना। तो आप इस तरीके के बहुत सारी थर्ड पार्टी एप्स होते हैं जिससे आप अपने कंट्रोल देते हैं बाहर। और ये वो एप्स हैं जहां फ्रंट एंड नहीं है, बैक एंड है। बैक एंड है तो वो हिडन रहेंगी और वो आपका मोबाइल को कंट्रोल करेंगे। ऐसे में आपको पता कैसे चलेगा? आपका मोबाइल गर्म हो रहा होगा, आपका इंटरनेट का यूजेज बढ़ रहा होगा। तो कृपया करके अपना इंटरनेट यूजेज रेगुलर चेक करें, कहीं वो ज़्यादा तो नहीं यूज़ हो रहा, बैटरी ज़्यादा तो नहीं कंज्यूम हो रही, है ना, मोबाइल गर्म तो नहीं हो रहा। ये छोटे छोटे सिम्टम्स हैं जहां आपको नॉन टेक्निकली आप चेक कर सकते हैं कि आपका डिवाइस कहीं कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रहा। जी अमित जी, सिम स्वैपिंग स्कैम भी क्या इसमें एक कोई पार्ट होता है ओटीपी के स्कैमर्स के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपका फोन कहीं चार्जिंग पे लगा है, आप फोन छोड़ के वॉशरूम चले गए, कोई आपका फोन का सिम बदल के आपका सिम उसके पास गया, सारे ओटीपी जाएंगे, ना सिर्फ पैसे निकलेंगे, व्हाट्सएप भी हैक हो जाएगा, सब कुछ हैक हो जाएगा। ऐसे में आप अपने सिम को लॉक कर सकते हैं। सिम के अपने फोन की सेटिंग्स में जाएं, वहाँ एडवांस में एक ऑप्शन दिखता है सिम लॉकिंग का, जहां पर एक पिन डाल सकते हैं। उसके बाद यदि सिम कोई बदल भी लेगा तो उसको वो पिन डाले बिना सिम यूज ही नहीं कर पाएगा। तो ये जरूर ध्यान रखिए, आप सिम स्वैपिंग फ्रॉड से बचे रहेंगे। और एसएमएस परमिशन भी लगाई जा सकती है कि इस तरह के एसएमएस हमारे पास ना आए या इस तरह के एसएमएस ही आए? नहीं, अभी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। एसएमएस तो आपको आएंगे, लेकिन हाँ आप रिपोर्ट कर सकते हैं। यदि आपको, जैसे कि जो चक्षु पोर्टल है हमारे sancharsaathi.gov.in पर, यदि आपको अनसॉलिसिटेड कम्युनिकेशन हो रहा है, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज कर रहा है, एसएमएस आ रहे हैं, आप उस नंबर को रिपोर्ट कर दीजिए, वो नंबर ब्लॉक हो जाएगा। जी डॉक्टर अनूप, स्क्रीन शेयरिंग ऐप जो होते हैं वो किस तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं लोगों को ओटीपी के लिए? आपके स्क्रीन शेयरिंग ऐप में तो जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, फिर चाहे आपकी चैटिंग हो, वो चाहे ओटीपी हो, या कोई भी आपने ऐप यूज करी, वो सब कुछ एक्सेस किया जा रहा है। दो तरीके से इसमें बैकएंड में एक्सेस होता है। एक, जनरली स्क्रीनशॉट लेके, और वो स्क्रीनशॉट्स, लिस्ट ऑफ स्क्रीनशॉट्स वहां एक्सेस किए जा सकते हैं रिमोटली। दूसरा, क्लिप्स बना के वीडियो रिकॉर्ड करके। तो ऐसे में क्या होगा, आपकी मोबाइल की मेमोरी भरेगी। जहां मेमोरी ज्यादा भरती जा रही है तो आपको चेक करना, और वही डेटा जब ट्रांसफर होगा तो उसमें बैंडविड्थ ज्यादा यूज होगी और मोबाइल गर्म ज्यादा होगा।
तो ये बड़े बेसिक सी चीज़ें हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा, ज़रूरी नहीं वो हार्डवेयर फॉल्ट है, हो सकता है वो हार्डवेयर फॉल्ट भी हो, लेकिन आपको ये भी साथ में चेक करना है कि आपने कितनी ऐप्स डाल रखी हैं और क्यों डाल रखी हैं, और उसके अंदर कहीं पीछे से कोई आपका डेटा एक्सेस ना करो। इसके लिए मोबाइल ऑडिट्स किए जाते हैं जी। तो प्रॉपर प्रोसीजर भी है। टेक्निकली हम एक एक चीज़ निकाल सकते हैं कि ये देखिए आपके फ़ोन में ये चीज़ें चल रही थी, ये थी डेंजरस परमिशंस जो आपने उनको अलाउ की हुई थी कुछ पीछे ऐप्स में से, लेकिन उसके लिए आपको ऑडिट करना पड़ेगा। जयपुर से प्रमोद जी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। प्रमोद जी, सवाल पूछिए आपका। प्रमोद जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी, हाँ जी, सवाल पूछिए। हेलो जी, सवाल पूछिए आपका। हाँ नमस्कार, मैं प्रमोद बोल रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा निवेदन है कि ऐसा कि ये जो फर्जी एप्स वगैरह होते हैं, कोई ऐसा सिस्टम डेवलप हो या होने जा रहा है कि ये एप्स इसमें मतलब आए नहीं मोबाइल में? बिल्कुल जी, बिल्कुल प्रमोद जी, मैं आपको एक टूल रिकमेंड करूंगा जिससे कि आप जिस तरह भी फ्रॉड हो रहे हैं, चाहे वो लिंक बेस्ड हो, QR कोड बेस्ड हो, ऐप बेस्ड हो, आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं और वो होगा ही नहीं। उस ऐप का नाम है मोबी आर्मर। मोबी आर्मर में 4 फैसिलिटीज़ हैं। पहला है कि आप QR कोड पेमेंट के लिए कर रहे हैं या वाईफाई के लिए कर रहे हैं, या आप मेनू कार्ड देख रहे हैं होटल का, या बोर्डिंग पास है, या शादी का कार्ड है, कभी भी QR कोड स्कैन करें, पहले इससे कर लें। यह आपको बता देगा कि वो सेफ़ है अनसेफ है। आप गूगल पर सर्च करते हैं कि आपको उड़ीसा में होटल बुक करना है, आपको एक लिंक आता है, पेमेंट कर देते हैं और लुट जाते हैं। आपको कैसे पता कि ये लिंक ऑथेंटिक है, उसी कंपनी का है, उसी होटल का है? कुंभ में आप टेंट बुक कर रहे हैं, अयोध्या में कुछ आश्रम बुक कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या ब्रांड के नाम पर एक क्लोन वेबसाइट बन जाती है। उसको आप मोबी आर्मर के थ्रू चेक कर सकते हैं, वो बता देगा कि क्लोन तो नहीं है, इस पे आप पेमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और इसमें तीसरा ऑप्शन है ऐप स्कैनिंग का, जो आप पूछ रहे हैं कि आपके फ़ोन में यदि कोई भी ऐसी ऐप है जो आपके पैसे उड़ा सकती है या आपका डेटा चुरा सकती है, तो वो आपको वार्न कर देगा, रेड में दिखेगा, आप उसको अनइंस्टॉल कर दें। जी। और डॉक्टर अनूप, इस वक्त आजकल SIR कई राज्यों में चल रहा है और ऐसी खबरें भी सामने आई कि SIR के बहाने लोगों को OTP वाले मतलब इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं उनके साथ में। जी, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जब भी कोई एक नया टॉपिक हमारे देश में चलता है, आजकल SIR आप मीडिया में देख रहे हैं और सब, तो ये सीधा एक मॉडरस ऑफ ऑपरेंडी बनता है साइबर क्रिमिनल्स को, क्योंकि अब एक और नया डायरेक्शन मिल गया कि, और ये अभी हमें सुनने में भी आ गए हैं कुछ केसेस। उसमें क्या हुआ है कि किसी ने एज अ BLO बन के फ़ोन करा कि आपके इस एरिया से जो है आपका SIR फॉर्म सबमिट नहीं है, तो आप तो अब वोट नहीं दे पाएंगे। यदि आपको देना है तो आपको आना पड़ेगा, या तो इतना सब कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हम आपको एक OTP दे रहे हैं, आप हमें वो शेयर कीजिए और आपका SIR फॉर्म पूरा सबमिट हो जाएगा, हम उसी को वेरीफाई कर देंगे और अपनी डिटेल्स भी दीजिए। तो एक तो आप अपनी खुद ही डिटेल्स दे रहे हैं जी, है ना, दूसरा आप उनको वो OTP आ रहा है और वो आपको OTP दे रहे हैं। तो वो OTP इसलिए नहीं था कि वो आपका SIR फॉर्म सबमिट हो रहा है, वो OTP था आपका कहीं ना कहीं बैंक अकाउंट हैक हो रहा है और आपसे कहीं ट्रांजैक्शन निकाली जा रही है। और सुशील है संभाजीनगर महाराष्ट्र से। सुशील जी, सवाल पूछिए। सर जी, मैं जल्दी से सवाल पूछिए। काम करता हूँ जी। यस सर। तो हमारी सैलरी जमा होती है, उसके दूसरे 3 दिन बाद ही मुझे SMS आते हैं कि हम आपको लोन देंगे, ये देंगे, आपका हमने ईयरली इतना इतना डिडक्ट कर लिया है। वो डायरेक्ट डिडक्ट भी कर लेते हैं हमारे सैलरी अकाउंट से बैंक के। तो हाउ इट इज पॉसिबल विदाउट माय परमिशन? ये कैसा पॉसिबल है डॉक्टर अमित? देखिए, कई जगह आप ऑटो डिडक्शन का ऑप्शन इनेबल कर देते हैं कुछ सर्विसेज के लिए, और वहां पर आप ही ने अलाउ किया होता है कि जब पैसा होगा अकाउंट में मंथली वाली पेमेंट हो जाए, तो इस वजह से वो ऑटो डिडक्ट होता है। आपने ध्यान देना है कि आपने ये सर्विसेज कहाँ कहाँ इनेबल कर रखी हैं। आपकी परमिशन के बिना कभी भी नहीं हो सकता। दूसरा, आपकी इन्फॉर्मेशन जाती कैसे है लीक, क्योंकि आपके फ़ोन में ऐसी 20-22 एप्लीकेशन होंगी जो हर एक OTP पढ़ते हैं। जैसे आपके SMS में सैलरी का SMS आता है, वो पढ़ लेते हैं, उनको पता पड़ जाता है कि सैलरी आ गई, बस मौका मिल गया, अब इनको कॉल करो, लूटो। तो आपने क्या करना है, अपनी SMS की परमिशन सबको नहीं देनी है। इसमें एक और ऑप्शन मिलता है आपको, अलाउड ओनली व्हेन इन यूज। पहले होता था अलाउ या डोंट अलाउ, अब तीसरा ऑप्शन भी मिलता है। तो अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाएं, प्रिवेसी के अंदर, परमिशन मैनेजर के अंदर जहां SMS का ऑप्शन दिखेगा वहां क्लिक करेंगे और जितनी भी एप्लीकेशन को SMS का परमिशन दे रखा है सबको डिसेबल कर दें, या चूज कर लें अलाउ ओनली व्हेन इन यूज।
और श्रोताओं, फिलहाल कार्यक्रम का निर्धारित समय समाप्ति की ओर हो चला है, तो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। और आज की चर्चा और श्रोताओं की जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए हम साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप गिरधर और डॉक्टर अमित दुबे, आप दोनों को भी धन्यवाद देते हैं। थैंक यू निखिल जी। तो श्रोताओं, एक नई मुलाकात के वादे के साथ अनुमति दीजिए निखिल को कार्यक्रम पब्लिक स्पीक यहीं पर संपन्न करने की। हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।